अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। हम अपने सबक के या कहानी के या वाक़े के दिलचस्प हिस्से में दाखिल हो चुके हैं। आज हमारा लेक्चर 2 है, आपके तीसरे सबक का 3.23, और तीसरा हिस्सा हम सबक का पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ लिखा है नंबर 3, सफ़ा नंबर 14 पर। हमने जो आखिरी लाइन वहाँ पढ़ी थी वो थी, देवदत्त क्यों ना करोगे, मैं महाराज से शिकायत कर दूँगा। क्या फिर भी ना दोगे? सुदारत, फिर भी नहीं दूँगा। क्या नहीं करोगे? परिंदे को हवाले नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? ये कौन पूछ रहा था? देवदत्त। किससे? सुदारत से। उससे आगे हम पढ़ते हैं। देवदत्त ने उसी वक्त दरबार में पहुंचकर महाराज शद्दुदन से शिकायत कर दी। इतने में सदारत भी दरबार में आ गया। राजहंस उस वक्त भी उसके सीने से चिमटा हुआ था और सदारत उसकी गर्दन पर प्यार से आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेर रहा था। महाराज, एक परिंदे के साथ बेटे की इस मोहब्बत को देखकर फूला ना समाया। फूला ना समाया मतलब है बेइंतहा खुश होना। बेइंतहा खुश होना किसी बात पर, फूला ना समाया। लेकिन देवदत्त भी उसका रिश्तेदार था, इसलिए उससे आसानी से ना टाल सका। मुकदमे का दरबार में तस्फिया करना लाजमी हो गया। तस्फिया लफ्ज़ आया है यहाँ। फैसला करना, झगड़ा ख़त्म करने के लिए सुलह सफाई कराना, तस्फिया कराना। उसने मुस्कुराकर सदारत से कहा, बेटा सचमुच बताओ, ये राजहंस किसका है? सदारत ने नहायत मतानत से जवाब दिया, मेरा। देवदत्त ने चिल्लाकर कहा, झूठ बोलता है, ये राजहंस मेरा है। महाराज ने पूछा, किस तरह? आप ये देख रहे हैं कितने प्यारे तरीके से इसमें मुकालमे चल रहे हैं। इसको कहते हैं मुकालमे। कहीं पर सदारत है, कहीं पर देवदत्त है, कहीं पर महाराज शद्दुदन है। देवदत्त, ये महाराज ने पूछा, किस तरह? देवदत्त, ये राजहंस आसमान में उड़ा चला जा रहा था, मैंने इसके तीर मारा, ये ज़ख्मी होकर ज़मीन पर गिर गया, इसलिए इस पर मेरा हक है। इससे पूछिए ये ठीक है या नहीं। सुदारत की बात आ गई, ये दुरुस्त है। महाराज, तो फिर ये हंस तुम्हारा कैसे हो गया? हाँ, ये सोचने की बात है, क्योंकि तीर मारकर गिराया तो उसे देवदत्त ने है, परिंदा उसका है, फिर ये दावा क्यों कर रहा है कि ये राजहंस इसका कैसे है? सुदारत, महाराज, देवदत्त ने इसे ज़ख्मी कर दिया था। अगर मैं इसकी खबरगिरी ना करता तो ये ज़रूर मर चुका होता। इसलिए देवदत्त का हक इस पर उस वक्त था जब ये ज़ख्मों से तड़प रहा था, मगर मैंने उसे तंदुरुस्त कर दिया है। अब इस पर मेरा हक है, देवदत्त का नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, ये भी ठीक बात है। अगर जिस वक्त ज़ख्मी करके गिराया था उस वक्त आप लेते, उसे ज़िबा करते, खाते या पालते या ज़ख्मों की देखभाल कर कर अपने पास रखते, आज़ाद करते, आपका पूरा हक था। लेकिन आपने तो उसे तड़पता हुआ छोड़ दिया था, वो तो मर जाता। अब उसे कोई भी उठाए
अब इस पर आप अपना हक खो चुके हैं, अब इस पर मेरा हक है, देवदत्त का नहीं। महाराज हैरान थे, वो इस मुकदमे का फ़ैसला ना कर सकते थे। आखिर उनके गुरु जी ने आकर कहा, सदारत और देवदत्त आमने सामने खड़े हो जाएं और दरमियान में हंस को छोड़ दिया जाए, वो जिसके पास चला जाए उसके हवाले कर दिया जाए। वाह, कितना अच्छा फ़ैसला किया है गुरु जी ने। जिस वक्त महाराज शद्दुदन खुद परेशानी में पड़ गए और यकीनन परेशानी में पड़ने की बात थी कि अब फ़ैसला कैसे करें। ये जो ज़िम्मेदारी होती है ना, फ़ैसला करना, इंसाफ करना, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, इतनी आसान नहीं होती। बाज़ वक्त आप फंस जाते हो कश्मकश में, एक के साथ फ़ैसला करो तो ज़्यादती, दूसरे के साथ करो तो भी लग रहा होता है ज़्यादती, कभी एक नाराज़ कभी दूसरा। इस वक्त इस तरीके के जो फ़ैसले, जिस तरह ये गुरु जी आए हैं, अगर ये सलाहियत जिस शख्स में भी पाई जाए तो वो एक अच्छा हुक्मरान, बादशाह या जज कहलाता है। चलें देखते हैं क्या फ़ैसला होता है आगे। अब हमारे पास सबक का चौथा हिस्सा शुरू हो गया, नंबर 4। देवदत्त और सदारत चंद गज के फासले पर खड़े हो गए। दरमियान में हंस छोड़ा गया। वो इस वक्त इस तरह सहमा हुआ था जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर सहम जाता है। गुरु जी ने देवदत्त को इशारा किया। उसने आगे बढ़कर हंस की तरफ देखा और पुचकार कर कहा, आजा। मगर हंस ने मुंह फेर लिया। इसके बाद गुरु जी ने सदारत से कहा, लो भाई, अब तुम बुला लो। अगर तुम्हारे पास आ गया तो तुम्हारा, वरना किसी का नहीं। सदारत मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और हंस की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो गया। उस वक्त भी उसकी निगाहों में वही मोहब्बत भरी हुई थी। हंस ने उन ज़िंदगी बख्शने वाली निगाहों को फ़ौरन पहचान लिया और ज़ख्मी परों को फड़फड़ाते हुए सदारत की तरफ बढ़ा। परों को फड़फड़ाना इस तरीके से आगे बढ़ा। दरबार में शोर मच गया। सदारत की खुशी का ठिकाना ना था। हंस उसे मिल गया और वो उसकी मरहम पट्टी में फिर उसी तरह मसरूफ़ हो गया। ये तो हंस का फ़ैसला हुआ। अब सबक के आखिरी 5वें हिस्से में हम दाखिल हो रहे हैं। फिर एक हफ्ते बाद राजहंस बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया तो सदारत उसे लेकर महल की छत पर चढ़ गया और उससे मुखातिब होकर बोला कि अच्छा, अब यहाँ पर देखें जो बात लिखी है ना, यहाँ पर एक ख़ास किस्म के निशान पड़े हुए हैं। इस तरीके से हैं। अब ये निशान देख लें, जहाँ बात पूरी होगी वहाँ पर इस तरीके के निशान पड़े हुए हैं। पहले हम इसे पढ़ लेते हैं, फिर सोचते हैं इसका मकसद क्या होता है। ए हंस, क्या? और उससे मुखातिब होकर बोला कि सदारत में बोल रहा है, ए हंस, मेरा दिल तुझे प्यार करता है। मैं चाहता हूँ कि तुझे आँखों से ओझल ना होने दूँ। ओझल, आँखों से छुपने ना दूँ, गायब ना होने दूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि तू अपने बाल बच्चों के लिए उदास हो रहा है। कौन बोल रहा है? वो छोटा बच्चा सदारत। इसलिए जा और उनके साथ खेल कर ज़िंदगी के दिन गुजार, लेकिन फिर कभी शहर की तरफ ना आना, वरना फिर कोई शिकारी बच्चा तुझे ज़ख्मी कर देगा। और देखिए फिर यहाँ पर ये वाले निशान पड़े हुए हैं। दरअसल जब भी हमारे पास इस तरीके से उल्टे कोमाज में या इन्वर्टेड कोमाज में, डबल कोमाज में कोई बात लिखी हुई होती है, इसका मकसद होता है ये अल्फाज जिस शख्स ने बोले थे उनको ऐसे ही कॉपी कर दिया गया है। बाकी कहानी तो जो भी यहाँ पर वाक़या लिखा है वो हमारे अपने अल्फाज में है, लेकिन ये पूरे जुमले और सेंटेंसेस उस बच्चे के, सदारत के, सेम टू सेम उसकी अपनी वर्डिंग में यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये इस बात की अलामत होती है। ये कहते कहते राजहंस को उड़ा दिया। महाराज शद्दुदन ये देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मोहब्बत से बेटे की पेशानी पर बोसा दिया और कहा, यहाँ पर फिर देखें वैसे ही कोमास पड़े हुए, बेटा
तू किसी दिन बड़ा आदमी बनेगा। और ये सच हुआ, क्योंकि आखिर में वही सुधारत गौतम बुद्ध के नाम से मशहूर हुआ। मैंने आपको वहाँ पर अल्लामा इकबाल की जो बात बताई थी, वहाँ पर गौतम बुद्ध का, तासीन गौतम बुद्ध का जिक्र मौजूद था। अब गौतम बुद्ध कौन है? और उसने दुनिया में एक नया मज़हब कायम किया जो उसी के नाम से बुद्ध मज़हब कहलाता है। सफ़ा नंबर 14 पर देखिए, यहाँ कुछ मालूमात गौतम बुद्ध के बारे में दर्ज हैं। गौतम बुद्ध का असल नाम सुधारत था। वो 6वीं सदी कब्ल मसीह में रियासत कपिलवस्तु के राजकुमार थे। जवानी के ज़माने में शाही महल छोड़कर सच्चाई की तलाश में जंगलों में चले गए। एक दरख्त के नीचे उन्हें निर्वाण हासिल हुआ, जिसके मायने निजात के हैं। निर्वाण, जिसके मायने निजात के हैं। उन्होंने तालीम दी कि ख्वाहिशात पर काबू पाकर ही दुखों से छुटकारा मुमकिन है। इस तरह बुद्ध मज़हब या बुद्ध मत शुरू हुआ। तो उनकी असल तालीमात क्या है? ख्वाहिशात से छुटकारा। और आप एक बड़े मज़हब के बानी बने। बुद्ध मज़हब एक बड़ा मज़हब है जिसके पैरोकार दुनिया में बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। ये गौतम बुद्ध के बारे में जो कहा था वो सही साबित हुआ। अब हम क्लास का कुछ काम करेंगे। हमने वहाँ पर सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 4 किए थे क्लास वर्क में। आज हम जो 2 सवाल रह गए थे, दरअसल सवाल नंबर 1 के बाद सवाल नंबर 2 और 3 छोड़े और चौथे पर आ गए। उसकी वजह ये थी, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 जहाँ से सबक के जिस हिस्से से दिए गए हैं वो सबक का हिस्सा हमने पढ़ा नहीं था, इसलिए 1 और 4 हमने किए थे पहले। जब हमने पढ़ा नहीं था तो बच्चों आप उसका जवाब कैसे लिख पाते? तो अब हमारे पास क्लास वर्क आज का शुरू हो रहा है। इसमें हमारे पास सवाल नंबर 2, राज हंस की बाबत जब मुकदमा पेश हुआ तो उस का फैसला किस तरह हुआ? जल्दी से इसका जवाब लिखिए, फिर हम तीसरा सवाल भी करेंगे। अच्छा बच्चों, आप लोग सवाल के लिए कहीं अभी तक अपने जिस तरीके से प्राइमरी में करते थे छोटी क्लासेस में, प्राइमरी में भी 4वीं 5वीं में तो हम ऐसा नहीं करते, किताब में से तो इसका जवाब नहीं ढूंढ रहे कि इन लाइनों में लिख लें। किताब से देखें, पढ़ें, समझें, हेल्प वहीं से, मदद वहीं से मिलेगी, लेकिन आपको हर सवाल का जवाब अपने अल्फाजों में लिखना है। आपने वहाँ से समझ लिया, सवाल पढ़ा, वैसे भी कहानी है, अगर मैं अभी वैसे भी बोलूँ तो आपको पता है कि फ़ैसला किस तरीके से हुआ। उस फ़ैसले को आपने अपने अल्फाज में लिखना है। किताब में से
कॉपी करने के आश्रय में ना रहिएगा, बल्कि क्या करें, अपने अल्फाजों में लिखें। अब मैं इसे मिटाकर सवाल नंबर 3 यहाँ पर लिख रहा हूँ। सवाल नंबर 3 क्या है? ये हमारे पास आज का क्लास वर्क। इसके बाद अब आप आ जाइए सफ़ा नंबर 16 पर। एक छोटा सा काम क्लास वर्क में आपके शामिल है। वो कर लीजिए। आप देखिए, ये रहा सफ़ा नंबर 16। इस पर कुछ बातें लिखी हुई हैं, जैसे पहले खाना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। 6 डब्बे यहाँ पर बने हुए हैं। उसमें कुछ चीज़ें लिखी हैं। पहले की मैं लिख दे रहा हूँ, डब्बा बना हुआ है। इस डब्बे में यहाँ लाइन पड़ी हुई है, ऊपर नाम लिखना है आपको। नीचे कुछ बातें जो उन्होंने लिखी हैं वो मैं लिख रहा हूँ। लिखा है मरहम, फिर लिखा है खुश, और फिर यहाँ लिखा है पेशीन गोई। ये बातें देखकर आपके जहन में इस कहानी के जिस किरदार का नाम आता है वो यहाँ पर लिखना है। मेरे जहन में तो आ रहा है मरहम, बच्चा किसके पास लेने गया था? हकीम के पास। खुश भी कौन हुआ था? हकीम, के बड़े होकर तुम बड़े आदमी बनोगे। पेशीन गोई भी उन्होंने ही की थी। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं शाही हकीम, शाही तबीब या तबीब, जो भी एक ही किरदार है इसमें, ये वो नाम हमने लिख दिया। इस तरीके से 5 बॉक्सेस में आप पढ़कर बाकी लोगों के नाम लिख लीजिए जल्दी से। अब क्लास वर्क में ही, इससे पहले कि अब हम होमवर्क लेने जाएं, एक काम करते हैं। हमने जो आज का सबक पढ़ा है, इसके अगर हम अहम बातें निकालना चाहें कि हमने जो सबक पढ़ा, ऐसी बातें कि उन्हें देखकर हमें पूरा सबक जहन में आ जाए, तो उसे या तो हम यहाँ पॉइंट्स की सूरत में लिख लेते हैं या फिर एक बबल बना लेते हैं, उसमें कुछ बातें लिखते हैं जिसे देखकर हमें पूरी कहानी खुलासे की सूरत में जहन में आ जाए। तो ये है मेरे पास, इसको मिटा देते हैं। हमारे पास बोर्ड पे जगह मिल जाएगी, शायद के बबल बड़ा बन जाए। नेक दिल
शहजादा। ठीक है, इसमें सबक में जो हमने अहम बातें पढ़ी हैं, इसको अगर हम देखना चाहें तो क्या है। सबसे पहले जो दोनों बच्चे खेल रहे थे तो उसने तीर मारा था, किसने? देवदत्त ने राज हंस को जख्मी किया था। तो राज हंस का जख्मी होना अगर हम यहाँ लिख दें दूसरा जो मैंने निकाला हुआ है, दूसरा जो अहम वाक़या इसमें हुआ था, पहला अहम वाक़या क्या था? राजहंस जख्मी हुआ। दूसरा अहम वाक़या जो हुआ, सुधारत ने हंस की मरहम पट्टी की। या कराई, कराई लिखे हकीम से। दो बातें हो गई। अच्छा, वहाँ पर हकीम साहब ने बच्चे की मोहब्बत और हसासियत देखकर पेशीन गोई की थी। अच्छा, ये पेशीन गोई सुधारत के वालिद साहब महाराज शद्दुदन ने भी की थी। तो वो दोनों ही बातें हम यहाँ लिख देते हैं। हकीम और महाराज की सुधारत के लिए पेशीन गोई। और अगर हम देखें तो पेशीन गोई तो पूरी हुई है, और इसके अलावा क्या हुआ है? चलें, पेशीन गोई पूरा होना, और क्या हुआ है? बुद्ध मजहब के बानी बने, बल्कि यहाँ लिख दीजिए सुधारत बुद्ध मजहब के बानी बने। और आपका नाम किसका? आपका सुधारत। सुधारत गौतम बुद्ध
के नाम से मशहूर हुए। आप चाहें तो अपने पास से भी इसमें कुछ बातें, अगर आपको ये देखकर पूरा एक सबक जहन में नहीं आ रहा है, अगर मैं यहाँ देखूँ तो पूरा सबक एक जहन में आ रहा है। जो मोटे मोटे वाक़यात थे वो क्या थे? राजहंस ज़ख्मी हुआ था, सदारत ने उनकी जो है मरहम पट्टी कराई थी। उनकी ये नरम दिली देखकर, हसासियत देखकर हकीम साहब और उनके वालिद साहब ने पेशीन गोई भी की थी कि ये बड़े आदमी बनेंगे। उनकी फिर पेशीन गोई पूरी हुई और सदारत एक मज़हब के बानी बने। वो जिस मज़हब के बानी बने उस मज़हब का नाम बुद्ध मज़हब है और उन्होंने उसके पेशवा की हैसियत से जिस नाम से मशहूरी पाई वो है गौतम बुद्ध। अब आप यहाँ पर अगर चाहें तो गौतम बुद्ध की जो तालीमात हैं वो कुछ लिख सकते हैं यहाँ। सबक जो हमारा था वो इतने से पूरा हो रहा है, यहाँ तक मैंने लिखा है, आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। अब आप होमवर्क के लिए कुछ थोड़ा सा काम लीजिए। इसके लिए आप आइए सफ़ा नंबर 18 पर। ये सब ने कॉपी कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए। होमवर्क में जो आपका सफ़र नंबर 18 का काम है, कवायद नामा है ये दरअसल। काम को इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा काम है। पढ़ने का है, लेकिन पढ़ने का ज़्यादा है, लिखने का बहुत थोड़ा काम है, बहुत ही थोड़ा। उर्दू उन ज़बानों में से है जिनमें जानदार चीज़ों के अलावा बेजान चीज़ों को भी मुज़क्कर या मुअन्निस के तौर पर बोला जाता है। बाज़ दूसरी ज़बानों में ऐसा नहीं होता। मसलन अंग्रेज़ी में मैन और वोमेन तो मुज़क्कर और मुअन्नस हैं, मगर बुक ना मुज़क्कर है और ना ही मुअन्नस, जबकि उर्दू में किताब भी मुअन्नस है। उर्दू में जब हम बात बोलते हैं तो मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान के लिए जो हमारे पास तरीका होता है, क्या होता है? किताब होता है या होती है। किताब हम जब भी बोलते हैं किताब होती है, ये किताब मेरी है। जब मेरी है इसका मकसद मुअन्नस लेते हैं हम उसको। इसी बात से हम किसी भी चीज़ को उर्दू में बहुत आसानी से पहचान लेते हैं कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। किसी बेजान चीज़ के मुज़क्कर या मुअन्निस होने का फ़ैसला आमतौर पर यूँ होता है कि बड़े शायरों और मुसन्निफ़ों ने उसे किस तरह लिखा है। अलबत्ता बाज़ चीज़ों के लिए कायदे मुकर्रर हैं। अब वो जो कायदे मुकर्रर हैं ना, वो देखिए यहाँ पर सफ़ा नंबर 18 में ये सब लिखा हुआ है। यही आपको पढ़ना है और उसके बाद नीचे दी हुई सरगर्मी करनी है। सरगर्मी में क्या? सबक नेक दिल शहज़ादा में से कुछ मुज़क्कर और मुअन्निस इस्म नीचे दी गई जदूल में लिखी है। इसमें मुज़क्कर और मुअन्निस, यहाँ पर इन्होंने मुज़क्कर और मुअन्निस के लिए आपके पास अलग अलग कॉलम भी बना दिए हैं। आपको कुछ नहीं करना, 4-5 मुज़क्कर 4-5 मुअन्निस इस सबक से पढ़कर सिर्फ यहाँ पर लिख देने हैं। जैसे मैं अगर मिसाल दूँ, सबसे पहले यहाँ तीर कमान, तीर भी एक चीज़ है, कमान भी एक चीज़ है। अब तीर को अगर हम देखें तो कैसे लिखते हैं? तीर होता है, तीर लग गया। कमान, कमान होती है, तो कमान अगर होती है तो मुअन्नस है, तीर होता है तो मुज़क्कर है। ठीक है। अच्छा, मालूमात देखिए सफ़ा नंबर 18 में सीधे हाथ पर लिखा है अरबी में मुज़क्कर और मुअन्निस। उर्दू में अरबी ज़बान से भी बहुत से अल्फाज आए हैं। एक वजह यह है कि कुरान शरीफ अरबी ज़बान में है। इसके अलावा एक ज़माने में दुनिया भर में साइंसी उलूम की ज़बान भी अरबी थी, जैसे आज अंग्रेज़ी है। अरबी में आम तौर पर मुज़क्कर लफ्ज़ के आखिर में हा लगा कर मुअन्नस बनाते हैं, ये जो निशान है।
उर्दू में जो अल्फाज अरबी से आए हैं उनके लिए भी यही रिवाज है, जैसे वालिद से वालदा, अज़ीज़ से अज़ीज़ा, मलिक से मलिका, खादिम से खादमा, मुज़क्कर और मुअन्नस। भाई ये सिर्फ आपकी मालूमात थी, बस ये थोड़ा सा काम आपका जो है होमवर्क, इसको आप पूरा कर लीजिए, इसको बहुत अच्छी तरह पढ़िएगा, फिर इसको पूरा कीजिए। हमारा आज का दिलचस्प सबक इख्तिताम को पहुंचा।